बेटे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पर्म के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो बेटे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को देखा था दोनों प्रोसेस में, एक में हार्मोनाइजेशन देखा था और एक में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस देखा था। तो अब हम बात कर रहे हैं बेटे स्पर्म की। अगर मैं आपसे पूछूं बेटे स्पर्म बनते कहाँ पर है तो आप मुझे आंसर कर पाएंगे? स्पर्म बेटे कहाँ बनेंगे? स्पर्म जो बनेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, मतलब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होता है उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी, मैंने आपको बताया था। वहाँ स्पर्मेटोगोनिया सेल्स थी, वो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और सर्टोलाइट सेल्स के इन्फ्लुएंस में वो क्या बना रही थी बेटे? स्पर्म की फॉर्मेशन कर रही थी। चलिए अब स्पर्म की इन्फॉर्मेशन देखेंगे कुछ और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो बेटे स्पर्म जो है ये एक्चुअल में बनता कहाँ पर है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, बट मैच्योरेशन कहाँ पर होता है? एसेसरी ग्लैंड के थ्रू। तो अगर हम कहें वन डे, एक दिन के अंदर जो स्पर्म बन सकता है वो बेटे कितना बन सकता है? थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म बन सकते हैं। कितने? थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म। बट कहाँ पर बेटे ये बनेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। कहाँ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। बट इनका मैच्योरेशन जब तक होगा, मैच्योरेशन भी होगा ना उसके बाद में बेटे, मैच्योरेशन कौन करेगा? एसेसरी ग्लैंड। तो मैच्योरेशन तक मतलब कंप्लीट स्पर्म बनने तक लगभग कितने डेज लग जाते हैं? 74 डेज। इतना टाइम लग जाता है। बेटा रोज बनते तो थाउजेंड्स ही हैं, बट ये इनको कंप्लीट करने में अपना कितना लग सकता है? लगभग 74 डेज। तो स्पर्म से रिलेटेड एक टर्म और होती है बेटा जिसको हम बोलते हैं सीमेन। तो ये सीमेन है। सीमेन एक्चुअल में क्या होता है? सीमेन होता है स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा का मिक्सचर। स्पर्म कहाँ बन रहे थे? टेस्टिकुलर ओव्यूल्स में। और सेमाइनल प्लाज्मा बेटे ये एसेसरी ग्लैंड का प्रोडक्ट है। किसका ग्लैंड का प्रोडक्ट है? ये एसेसरी ग्लैंड रिलीज कर रही थी। और स्पर्म बन रहे थे टेस्टिकुलर ओव्यूल्स के अंदर। जब ये दोनों मिक्स होते हैं इस प्रोसेस, इसको हम क्या बोलते हैं? सीमेन। अगर यहाँ पर हम खाली स्पर्म निकालें तो हम यहाँ पर बेटे सीमेन में से सेमाइनल प्लाज्मा हटा देंगे। अगर सीमेन के अंदर से हमने सेमाइनल प्लाज्मा हटा दिया तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या होगा? स्पर्म। स्पर्म से रिलेटेड बेटे दो डिसीज होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? एज़ोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया। एज़ोस्पर्मिया का मतलब होता है लो काउंट। एज़ोस्पर्मिया का मतलब होता है बेटे एब्सेंस ऑफ स्पर्म। जब स्पर्म की काउंट ही खत्म हो जाए, स्पर्म बन ही नहीं रहे हो, एब्सेंस ऑफ स्पर्म। जब स्पर्म बिल्कुल भी नहीं बचे तब उसको क्या कहेंगे? मेसोस्पर्मिया। बट जब लो काउंट रह गया, ये क्या है? लो काउंट ऑफ स्पर्म रह जाता है। लो काउंट ऑफ स्पर्म, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटे? इसको हम बोलेंगे ओलिगोजोस्पर्मिया। अब हम देखें यहाँ पर 1 ml ऑफ स्पर्म, 1 मिलीलीटर स्पर्म के अंदर कितने मिलियन ऑफ स्पर्म हो सकते हैं? 1 ml स्पर्म कंटेन 100 मिलियन ऑफ स्पर्म। 100 मिलियन ऑफ स्पर्म हो सकते हैं 1 ml स्पर्म के अंदर, 1 मिलीलीटर स्पर्म के अंदर। और बेटे अगर हम इसी से हम कैलकुलेट करें 3 ml के अंदर कितना होंगे? ऑब्वियसली 300 मिलियन। तो बेटे अब हम देखते हैं वंस एजैकुलेशन, जब ऑर्गेज्म होता है, कोइटस मींस सपोज दो कपल हैं, वो बेटे कोइटस कर रहे हैं, इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो उस टाइम पर जो एजैकुलेशन होगा, एक टाइम पर जो एजैकुलेशन होगा, सिंगल टाइम पर ड्यूरिंग द कोइटस या ड्यूरिंग द ऑर्गेज्म, तो उस टाइम पर जो इंटरकोर्स के दौरान या ऑर्गेज्म के दौरान या कोइटस के दौरान जो एजैकुलेशन होगा, एजैकुलेशन का मतलब बेटे रिलीज ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, तो उस टाइम पर जो होगा वो कितने स्पर्म रिलीज कर रहा था बेटे? वो रिलीज कर रहा था लगभग 300 मिलियन ऑफ स्पर्म। एक बार में इतने स्पर्म का रिलीज होता है। और बनने में कितना टाइम लग रहा है बेटे? इसको 1000 बन रहे हैं लगभग, कब? एक दिन के अंदर। बट वो भी कंप्लीट तौर पे नहीं बन पा रहे हैं। जो 300 ml एक बार में निकले हैं बेटे, इसकी पूर्ति करने में, इसको पूरी तरह से बनाने में फिर से दोबारा कितने डेज लगेंगे? 74 डेज। कितने डेज? 74 डेज। तो चलिए बेटे कुछ यहाँ स्ट्रक्चर देख लेते हैं स्पर्म का। स्पर्म का बेटे, स्पर्म जो है 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ये जो उसका ऊपर वाला पार्ट है, ये पूरा पोर्शन, इसको हम क्या कहते हैं? हेड। क्या कहेंगे इसको? हेड। और ये बीच का जो पोर्शन है बेटे, इसका नेक, पतला सा पोर्शन है ये नेक, इसको क्या कहेंगे हम बेटे? सॉरी, नेक। और ये कौन सा पोर्शन कहलाएगा बेटे? ये कहलाएगा मिडिल पीस। क्या कहलाएगा ये? मिडिल पीस।
और ये जो नीचे वाला पोर्शन है बेटे ये क्या है, ये है टेल। नाउ अब डिस्कस करते हैं हेड के बारे में। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है ये एक तरह की सेल्स है ना, तो सेल अगर है तो इसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो बेटे यहाँ जो ब्लैक वाली शो की गई है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे स्पर्म को कवर किए हुए होगी। और इस हेड पोर्शन के अंदर एक रेड कलर का ये आप देख पा रहे हैं, ये कैप होता है और ये बेटे ऊपर को भी उठा हुआ होता है थोड़ा सा। यहाँ हमने शो नहीं किया बट ये थोड़ा सा ऊपर को भी उठा हुआ होता है इस तरह से। तो ये जो हेड है बेटे ये हेड के ऊपर का जो पोर्शन है ये एक्रोसोम है। क्या है, क्या कहलाता है ये, एक्रोसोम। और एक्रोसोम किसकी फॉर्मेशन करता है, ये कैप की फॉर्मेशन। किसकी फॉर्मेशन करेगा बेटे, ये कैप की फॉर्मेशन। और इस एक्रोसोम के अंदर इस एक्रोसोम में बेटे ये दो एंजाइम को कंटेन करता है। इट विल कंटेन टू टाइप्स ऑफ एंजाइम। एक इसमें बेटे हाइलो यूरोनिडेज एंजाइम होता है, हाइलो यूरोनिडेज एंजाइम और दूसरा होता है प्रोटीएज। ये हाइलो यूरोनिडेज एंजाइम और प्रोटीएज एंजाइम दोनों ही मिलकर क्या काम कराएंगे बेटे, ये दोनों मिलकर जब स्पर्म जाएगा एग के पास में तो एग को फ्यूज कराना होता है ना, तो उसको बोलते हैं बेटे पेनिट्रेशन। जब एग को फ्यूज करता है स्पर्म, एग से जाकर मिलता है, उसकी वॉल को ब्रेक करता है, तो उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन। तो उस पेनिट्रेशन में ये हेल्प करेंगे दोनों एंजाइम। क्योंकि सबसे पहले हेड जाएगा ना, सपोज ये एग है तो ये हेड है इसका, तो बेटे हेड की एंट्री होगी ना पहले। तो ये जो हेड जो है एग के अंदर जो एंटर कर रहा है, तो इस वजह से एग थोड़ा सा ब्रेक होगा जिसकी वजह से ये अपना न्यूक्लियस रिलीज कर देगा। तो ये काम कौन कराएगा, इसको बोलते हैं बेटे पेनिट्रेशन। जो इसको ब्रेक कर रहा है, हेड जो ब्रेक कर रहा है एग की वॉल को, इसको बोलेंगे पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेशन में कौन हेल्प करता है बेटे, ये दोनों ही एंजाइम पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं। तो पेनिट्रेट हेल्प इन पेनिट्रेशन ऑफ एग। किसमें हेल्प करेंगे, हेल्प इन पेनिट्रेट टू एग। एग को पेनिट्रेट करने में हेल्प करेंगे दोनों। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस एक्रोसोम दे हैव आल्सो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो होगा इसके पास बेटे, सेल है तो न्यूक्लियस कैसा होगा, न्यूक्लियस हैप्लॉइड होगा। क्योंकि बेटे ये जब स्पर्म, अभी हमने स्पर्मेटोजेनेसिस देखा था, वहां पर देखा था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स तक तो वो डिप्लॉइड था, उसके बाद जितना भी प्रोसेस हो रहा था वो सब क्या था बेटे, हैप्लॉइड। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस मिलेगा हमें, कैसा न्यूक्लियस मिलेगा, वो न्यूक्लियस होगा हैप्लॉइड। कैसा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, मींस सिंगल एंड। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो फिर सिंगल प्रेजेंट होगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब जो डीएनए प्रेजेंट होगा बेटे यहाँ पर, ये डीएनए जो प्रेजेंट है ना यहाँ पर, ये कैसा है, सिंगल एंड। ठीक, ओके। ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस। और इसके पास बेटे यहाँ पर न्यूक्लियर वैक्यूल भी होता है, तो यहाँ पर ये स्टोरेज का काम करेगा। इसके बाद हम देखते हैं बेटे ये नेक जो है ये इसका नैरो पोर्शन है। जो हेड के बाद जो पोर्शन आएगा वो नेक होगा। और नेक में बेटे दो तरह के सेंट्रियोल प्रेजेंट होंगे। ये क्या है, सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल प्रेजेंट है, ये सेंट्रियोल है। तो इसमें से बेटे एक सेंट्रियोल हेड के पास में है, जो ऊपर वाला है आप देख सकते हैं, ये हेड के पास में है। किसके पास में है, ये हेड के पास में। तो इसको बोलते हैं बेटे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्या बोलेंगे इसको, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्या बोलेंगे इसको, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। इसको प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बोलते हैं। और जो बेटे ये मिडिल पीस के पास में, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टल सेंट्रियोल। व्हाट वी कॉल टू दिस, डिस्टल सेंट्रियोल। इसको बोलेंगे हम डिस्टल सेंट्रियोल। ओके, जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, दिस वन प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, इसकी किस में हेल्प करेगा, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बेटे जब स्पर्म यहाँ पर बेटा अभी मैंने डिस्कस किया था कि सपोज कोई स्पर्म है, ये कोई स्पर्म है और ये कोई एग है। ये स्पर्म क्या करता है, एग को फर्टिलाइज करेगा। मतलब जो एग की वॉल होगी ना, इसको ब्रेक करके ये अंदर अपना डीएनए रिलीज कर देगा, अपना न्यूक्लियस रिलीज कर देगा। और जो न्यूक्लियस रिलीज होगा ये बेटे, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेल्स बनेंगी और सेल बनने के बाद यहाँ पर डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। जो डिवीजन होता है बेटे जाइगोट के अंदर, उसको हम बोलते हैं क्लीवेज। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है क्लीवेज स्टार्ट कराता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, स्टार्ट क्लीवेज
ये क्लीवेज मतलब डिवीजन, डिवीजन स्टार्ट कराएगा, क्लीवेज इन जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्स्ट क्लीवेज करवाता है, कौन करवाता है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और डिस्टल सेंट्रियोल बेटे मिडिल पीस के पास ही प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा? ये बना रहा है, डिस्टल सेंट्रियोल का काम होता है फाइबर बनाना। क्या बनाना? फाइबर बनाना। और ये फाइबर जो है जब इसको मूव करेंगे तो इसको मूव कराने के लिए ये हेल्प करता है फाइबर। अब इस मिडिल पीस के अंदर हम देखें, यहाँ पर ये फाइबर मूव कर रहा है पूरे टेल के अंदर, यहाँ से लेके मिडिल पीस से लेके पूरे टेल तक प्रेजेंट होगा। ये डिस्टल सेंट्रियोल से निकलेगा और लास्ट में जाके खत्म होगा। ये हेल्प कराने में मूव कराने में हेल्प करता है। तो बेटे ये क्या है? इसके पास ये माइटोकॉन्ड्रिया। मिडिल पीस में क्या दिख रही है आपको? ये है इसकी माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है बेटे एनर्जी प्रोवाइड कराना। क्या प्रोवाइड कराना है इसको? जब इसको मूव करेंगे, उसको मूव कराने के लिए एनर्जी भी चाहिए होगी ना, तो इसको मूव कराने के लिए एनर्जी कौन देगा? यहाँ पर ये एटीपी की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया। और मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन चलेंगे वो भी इसके लिए भी एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए। तो बेटे यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, ये रेड कलर से जो दिख रहा है, हमने डिस्कस किया। क्या है ये बेटे एक्सियल फाइबर। क्या है ये? एक्सियल फाइबर। और ये एक्सियल फाइबर किस में काम आता है? ये इसको लोकोमोशन कराने में काम आएगा, एक्सियल फाइबर। व्हाट विल दिस एक्सियल फाइबर? ये किस काम आएगा? ये काम आएगा बेटे, एक्सियल फाइबर काम आएगा मूवमेंट कराने में, हेल्प इन मूवमेंट। ये मूवमेंट कराने में है काम आता है। तो टेल इसका बेटे लास्ट पोर्शन, टेल इसका क्या है? ये टेल इसका है लास्ट पोर्शन। ये टेल इसका लास्ट पोर्शन है। और ये बेटे क्या है? टेपर्ड। क्या है ये? टेपर्ड। टेपर्ड मतलब ये लास्ट में से देख सकते हैं आप, ये फोल्डेड है, पहले ब्रॉड है, फिर उसके बाद नैरो होता जा रहा है। तो जिस पॉइंट पे नैरो होता है उसको हम बोलते हैं टेल। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा।